अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, जहां ये लोग जो अपराध करते हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ये उनके उसके बाद जुर्म क्या होगा, या हम जो जुर्म कर रहे हैं उसकी हमें सजा क्या मिलेगी। सबको होता है कि हाँ जेल में जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, लॉ ने क्या बनाया है, वो हमें पब्लिक में अवेयरनेस जगाना जरूरी है। जो ये करते हैं ये मानसिकता के शिकार लोग होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या में कुछ जो परसेंट लोग करते हैं वो लोग एक मानसिकता के शिकार हैं, वो मानसिकता के शिकार लोग करते हैं। ये एक बड़ी बात आपने कही, ऐसे लोगों को मानसिक रोगी कहा जाए, लेकिन मानसिक रोगियों के नाम पर इन्हें बख्शा भी तो नहीं जा सकता। नहीं, बख्शा नहीं जा सकता है, लेकिन जो जुर्म करते हैं उनके अंदर अवेयरनेस जगाना जरूरी है कि क्या इसकी सजा कानून ने, लॉ हमारे पास बहुत बने, सांसद ने हमारे इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, लेकिन हम उनके अंदर केवल अवेयरनेस नहीं हो, हर दिन जुर्म करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन हमें अभी उनके अंदर अवेयरनेस जगाना है, उनको इतना डराना है कि वो दोबारा जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। जो लोग दोबारा जुर्म करते हैं, जिन्होंने जुर्म किया हो, एक बार जो अपराध कर चुके हो, जो कानून के शिकंजे में आ गए हो, उन्हें दोबारा करने से तो रोका जा सकता है, लेकिन जो पहली बार करते हैं, जो संगत के असर में करते हैं, जिनकी मानसिकता अपराधी तत्वों के साथ होकर बिल्कुल अपराधी जैसी हो जाती है, उन्हें कैसे सचेत किया जाए, कैसे जगाया जाए, उन्हें कैसे शिक्षा दिया जाए। हम आते हैं अंबिका जी, ये कुछ सवालात ऐसे थे, हम माधवी जी के पास आते हैं। माधवी जी, आपने गौर से सुना, आपने देखा पूजा जी क्या भी एक दर, आपने देखा कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, लोगों में डर नहीं है, और कानून है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। किस तरह के जागरण की बात कर रही हैं अंबिका जी, आप इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से लेती हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझती हैं, इंसानी फितरत समझती हैं, महिलाओं की भी पुरुषों की भी, होना क्या चाहिए था, ये इस तरह के कारण, अपराध होने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं और एक्सपोजर जो आ रहे हैं, वो एक्सपोजर ही काफ़ी हो रहा है। जैसे एक पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले के बच्चे के लिए एक पिक्चर देखने के लिए कुछ काफ़ी महीनों तक रुकते थे, या टीवी के ऊपर देखना है तो एक शो के लिए काफ़ी रुकते थे, तो उनकी एक्सपोजर ही कम थे। आज जाके एक्सपोजर इतनी सारी हो गई है कि नेचुरली उनके लिए एक्सपोजर की वजह से भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ चाहिए, शॉर्ट टाइम में चाहिए, सभी की मज़ा उड़ाना है, सभी भुगत लेना है, दे वांट टू एंजॉय एवरीथिंग। मतलब हर पल को जीना, हर पल को जीना एक संदेश जो पहले दिया जाता था, हर पल को जी लो, उसका एक सकारात्मक संदेश के रूप में दिया जाता था, लेकिन आज की पीढ़ी उसे कुछ अलग अंदाज में लेती है, अलग अंदाज से दिखाया जाता है, और ये सोचते हैं कि ये मजा है जी, बल्कि ये मजा नहीं है, ये सजा ही है किसी के लिए, और उनके लिए भी सजा ही होने वाली है जी। जो लोग जिस बच्ची के साथ हुआ उसके लिए तो बहुत बुरी बात है, उसके साथ तो जुल्म हुआ ही। जिन्होंने ये जुर्म किया वो पुलिस के शिकंजे में है, आज नहीं कल जरूर उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। चूंकि हम आशावादी देश के नागरिक हैं, हमें आशा लगी रहती है। क्यों हम बात कर रहे थे, शाइना जी हमारे साथ शायद जुड़ सकती हैं, इस विषय पर और भी बातें करेंगी। पूजा जी, ये बात थी, हम चाहते थे कि इस संदेश को आपके भी माध्यम से, आप एक ऐसी इंडस्ट्री से हैं, अक्सर इल्जामात लगते हैं फिल्म इंडस्ट्री पर कि बहुत से अपराधों का कारण फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म ने ये दिखाया, फिल्मों ने वो दिखाया, फिल्मों ने अश्लीलता परोसी, फिल्मों ने हिंसा दिखाई, फिल्मों ने बहुत कुछ किया, सारा दोष फिल्मों की तरफ और सीरियल्स की तरफ आ जाता है। आप कैसे सोचते हैं? वेल, आई थिंक दैट फिल्मों में अगर रेप दिखाया जाता है तो ये भी दिखाया जाता है कि उसके लिए कड़ी सी कड़ी सज़ा मिल रही है और जस्टिस प्रिवेल कर रहा है। हर फिल्म, हर सीरियल में ये दिखाया जाता है कि उसके लिए कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी। तो मेरे ख्याल से गलत तरीके से नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है फिल्मों में, तो उससे कोई इंस्पिरेशन लेके क्राइम नहीं कर सकता। तो अगर लोग बोलते हैं हमने फिल्म में देखा, हमने सीरियल में देखा, तो अगर उन्होंने रेप करते हुए देखा, उन्होंने ये भी देखा कि उसका दंड कितना कठोर है। सो मेरे ख्याल से अगर लोग बोल रहे हैं वी टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम मूवीज एंड सीरियल्स, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ फिल्म वाले भी ये कहते हैं कि हमने जो समाज में देखा हमने वो बनाया। एग्जैक्टली उल्टा, फिल्म समाज से प्रेरित होके बनती है, ये नहीं कि समाज में जो घटनाएं होती हैं फिल्मों से प्रेरित होकर होती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अंबिका जी, सामाजिक सरोकारों की अगर बात की जाए तो महिलाओं में
कितना % आप मानती हैं कि वो इस ऐसी घटनाओं के प्रति सजग होती हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है, उन्हें काम पर जाना होता है। आप जैसी महिलाएं जो सामाजिक संगठनों से जुड़ी होती हैं, राजनीतिक दलों से जुड़ी होती है, इनके साथ में किस तरह का बर्ताव आम जनता के बीच नेताओं द्वारा या लोगों के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया जाता है? नहीं, इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया, हमें इनको केवल मोटिवेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास लॉ में इतने अच्छे अच्छे कानून बने, लेकिन आज की एक जो मिडिल क्लास से एक लड़की जो जॉब पे जाती है, उसको ये नहीं पता होता कि हमारे पास क्या कानून है। तो कानून को केवल अवेयरनेस जगाने की जरूरत है हमारे यहाँ बचपन से लड़कियों में ये हमारी बहुत पुरानी प्रथा चली आई है, लड़कियों को हमेशा हम दबा कर रखते हैं और लड़कों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो बचपन से हमें लड़कियों में भी वही करेजमेंट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, और उनको उत्साहित करना चाहिए कि नहीं, तुम भी लड़के लड़कियों के समान रूप से देखना चाहिए। जी, लड़कियों की तरफ एक पहले से ही बचपन से ही लड़कियों को दबाकर रखा गया है। ये एक तरह की धारणा कर दी जाती है कि तुम लड़की हो, कमजोर है, नारी अबला है। हमेशा से नारियों को अबला बनाया गया है, लेकिन नारी अबला नहीं है, नारी बहुत सबला है। मर्दों के कंपेयर में, मेल के कंपेयर में देखा जाए तो नारी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से बहुत स्ट्रांग है। एक मेल जॉब पर जाता है, केवल जॉब पर जाता है, लेकिन एक नारी घर का पूरा काम करके बच्चे को संभाल के, मीन्स कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी और फिजिकली दोनों तरीकों से मर्दों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बचपन से उनको दबाया गया है अबला बोलकर, इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो वो आगे जाकर उन लोगों को फेस कर सके। इसे थोड़ा सा दूसरे रूप से मैं माधवी जी के पास आऊंगा। माधवी जी, एक तरफ है कि महिलाओं को बचपन से ही उनके बीच ये घर कर जाती है बात कि हम अबला है, चूंकि परिजन है, उनके नाते रिश्तेदार उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि तू लड़की है, तू लड़का है। दूसरी तरफ क्या ये जो पुरुषों में अधिकार आता है, जो उनके भीतर ये भावना घर करती है कि वो सुपीरियर है, इस तरह के अपराधों के पीछे क्या ये कारण है? देखिए, एक तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो कुटुंब संस्था है उसमें जैसे लड़कों के लिए ज़्यादा इच्छा रहती है कि भाई मुझे एक बेटा हो जाए, बेटी ना होने के बावजूद मुझे बेटी हो तो नहीं अच्छा है, बेटा होना चाहिए। तो ये बेटे का जो एक्सपेक्टेशंस है उसी से हमें लगता है कि वहाँ से ही शुरुआत, इनजस्टिस की तो वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे अरे बेटी क्यों आई, बेटा आना चाहिए था, वहाँ से शुरुआत होती है। और अगर आप देखें तो पूरी ज़िंदगी में लड़कियों को रोल मॉडल के हिसाब से हमेशा दबी हुई, हमेशा छुई मुई सी, हमेशा जो सबकी सुनने वाली है, घर को रखने वाली है, जिसके साथ खेल सकते हैं, खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसे एक रोल बनाया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। एंड सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल मॉडल में हमें एक औरत ही दूसरी औरत को तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि हर माँ को ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैं एक औरत को तैयार कर रही हूँ जो सभी के साथ खड़ी रह सकती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है और अपने आप को भी संभाल सकती है। तो ये बात उसको बेटे के दिमाग में भी डालनी चाहिए कि बेटी कम नहीं है। पहले से ही अगर पहले से ही ये करना चाहिए, शुरू से ही। जी, इस तरह का शिक्षण दिया जाए कि महिलाओं में और पुरुषों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। दोनों एक समान है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के दोनों की गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन पुरुष प्रधान समाज जिस तरह से खुद को प्रचारित प्रसारित करता है, उससे महिलाओं में कहीं ना कहीं अपने आप में एक छोटापन होने का, हीन भावना का संदेश जाता है, और वो खुद उस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेती हैं कि जी हाँ, हम अबला हैं। सलमान जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे अभी एक पिक्चर का ऑफर आया, बहुत ही अच्छे लोग बना रहे थे, नीरज पांडे जी, जो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके साथ मुझे काम भी करने का मन था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं गई नहीं। उसमें एक अबला नारी का रोल था जिसका हस्बैंड उसमें चीट करता है। मैंने कहा मैं ये नहीं हूँ, मैं आज अकेले बॉम्बे में अपने दम पर रह रही हूँ, उसके लिए करेज चाहिए। आई एम अ ब्रेव गर्ल एंड आई विल ओनली डू अ रोल दैट प्रोजेक्ट्स मी एज हु आई एक्चुअली एम। आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं क्यों अबला नारी बनूं? जी हाँ, मुझे भी बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है, अपने आप के लिए खड़ा रहना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ रोल मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं अबला क्यों बनूं? मैंने बिल्कुल मना कर दिया। ऐसी कितनी लड़कियां होती होंगी पूजा जी जो अपने जो हैं बिल्कुल वही दिखना पसंद करती हैं, वही दिखाना चाहती हैं जो वो हैं? आप जैसी कितनी एक्ट्रेस होंगी जो इस पूरे इस तरह से
डिसीजन लेती हो? बहुत कम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और फोर्थराइट लोग आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब डरते हैं, सब क्लोक एंड डैगर रहते हैं, सब छुपा छुपी खेलते हैं असलियत और दिखावे के बीच में. And I think that I take great pride in being genuine and being forthright and upfront about who I actually am. I don't play hide and seek. जो आप हैं, सिर्फ इसे फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, हर जगह जोड़ा जाए, जो हैं अगर वही दिखाएं, उनमें सख्ती हो, उनमें एक आत्मविश्वास हो, तो इस तरह की घटनाएं कम घटे. दूसरी इस घटना पर हम आते हैं, एक बलात्कार की घटना से हटकर जिस घटना का हमने जिक्र किया था, जिसका खासकर हम जानना चाहेंगे, ये शराब, ड्रग्स, ये लड़के लेते ही हैं, लड़कियां भी लेने लगी हैं, साथ ही और इतनी उनमें आज़ादी आ गई है, बेझिझक कर रहे हैं. आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगी अगर किसी पुरुष के साथ ही आप हैं और उसके साथ जा रही हैं? इस तरह की शराब जिसका हमने जिक्र किया, ये क्या है? ये किस तरह की मानसिकता है? क्या 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 दिखाना चाहते हैं हम? कौन सी संस्कृति का हम प्रचार कर रहे हैं? भावना जी. अंबिका जी, हाँ, हेलो. आप बताएं, जिस उसका हमने जिक्र किया, एक हमने कुछ विजुअल्स दिखाए, एक महिला है, शराब पिए हुए है अपने पुरुष साथी के साथ, या हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एक पुरुष है जो अपनी महिला साथी के साथ शराब पीकर सफर कर रहा है. चूंकि महिला है, शराब पिए हुए है, ड्रग्स लिए हुए है, पूरे एकदम जिसे मुंबई की जुबान में कहा जाए बिंदास वो सफर कर रही है. हालांकि वो उसका जो धड़ल्ले से उसका जो सफर करना है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शराब के नशे में धुत होकर इस तरह का प्रदर्शन करना, ये कितना उचित है? ये इसमें क्या होता है कि हमारी अब जो मेंटलिटी है वो वेस्टर्न भी फॉलो करना चाहती है और अपने इंडियन कल्चर की मेंटलिटी नहीं छोड़ पा रहे हैं. इनके साथ ये हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन मेंटलिटी हमारी वही है जो पुरानी थी. जो मेल मेंटलिटी है, जो मर्दों की मेंटलिटी है, वो पुरानों से है कि औरतें कमजोर हैं, औरतें अबला है. और वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये आधे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और कुछ इंडियन मेंटलिटी के साथ में है. जी, यानी हम खिचड़ी संस्कृति में खिचड़ी सी हो गई है. खिचड़ी संस्कृति में है, ना तो हम पूरी एक वे तरह में से नहीं चल पा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपना पाए हैं, ना तो पूरी तरह से पश्चिमी हो पाए हैं. हाँ. और धीरे धीरे हमने अपनी संस्कृति को भी छोड़ दिया, हम खिचड़ी संस्कृति हो गई है ना. वो संस्कृति, क्योंकि मेंटलिटी वही है, केवल वो फैशन के रूप में ले रहे हैं कि ड्रग्स लेना है, स्मोक करना, ये लड़कियों के लिए नॉर्मल बात हो गई है. नहीं, लड़कियों के लिए जो चीज लड़कियों के लिए अब नॉर्मल है, वही चीज लड़कों के लिए भी होनी चाहिए. हाँ. शराब पीते हुए कोई लड़का और सिगरेट पीते हुए किसी खुली सड़क पर लड़का नजर आ जाए तो लोग कुछ उसे अटपटा न समझेंगे, लेकिन किसी लड़की को पीते देख लिया तो शायद उन्हें बुरा लग जाए. तो ये दो चीजें कैसी दोहरी मानसिकता में हम खुद जी रहे हैं, हमारा समाज खुद जी रहा है. अव्वल चीज तो ये है कि वो गलत है, जो लड़के ने किया वो भी गलत है, लड़की ने किया वो भी गलत है. जी, लेकिन हम आते हैं आप लोगों के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद. मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की भी, महिलाओं के पर हो रहे जुल्म सितम की भी, और महिलाओं के इशू से जुड़ते हुए पुरुष प्रधान समाज पर हमारा प्रहार भी होगा कि वो महिलाओं के साथ क्यों ऐसा करता है. ये कई चीजें एक साथ में गठबंध है, लेकिन मुद्दे की बात जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं. आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. हूँ सैयद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं. बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की. न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास. हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात. देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर.
क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexander Moratov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जी वाड़ा, सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं, आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय? तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता? 100%. अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच मी समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। हूँ सैयदन जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexander Moratov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के शोषण के, महिलाओं के सशक्तिकरण की, पुरुष प्रधान समाज की। बहुत सारे ऐसे विषय जो पुरुष और महिलाओं के भेद के कारण उपजते हैं, और सामाजिक ताना बाना जिस तरह से बिखरा हुआ है, इसके पीछे के कारणों पर आते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे होता क्या है, जिम्मेदार है कौन, पुरुष, महिला या खुद सब, पूरा हम, आप और सारा समाज। इससे जुड़ी एक पेशकश, एक खास पेशकश आपको दिखा लेते हैं, इससे जुड़ी खास खबर, और उसके बाद हम लौटेंगे। हमारे साथ कुछ और अतिथि भी होंगे, लेकिन देखते हैं इसके पीछे इस पूरे कारण क्या है, इससे जुड़ी एक खबर। समाज में पहले से ही महिलाओं के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण रहा है। पिछले कई दशकों में हमने वैसे तो काफी प्रगति कर ली, मगर कुछ बातों में आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा में, रोजगार में, सुविधाओं में भले ही कई आरक्षण के साथ अच्छे कदम उठाए गए हो, मगर कहीं न कहीं समाज में बसने वाले कुछ लोगों की सोच अब भी नहीं बदली है। एक तरफ तो महिलाओं को समान अधिकार देने की बात होती है, और वहीं दूसरी ओर उनका यौन शोषण कर प्रताड़ित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये मालूम होता है जैसे कुछ लोगों ने महिलाओं को अपना शिकार बनाने की मुहिम छेड़ दी है। कमजोर और दुर्बल इस आधी आबादी को आखिर कब सुरक्षित होने का एहसास मिलेगा? अनैतिक और वासना युक्त मानसिक प्रवृत्ति के चंद लोगों ने सभ्य समाज और पुरुषों की अस्मिता पर कालीख मल दी है। बार बार कुछ सवाल सबके मन में आते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए,
और कैसे निजात पाई जा सकती है इस तरह की वारदातों से। बुद्धिजीवियों की माने तो महिलाओं के प्रति पुरुषों के नजरियों को बदलना जरूरी है। समाज में बसने वाली हर एक महिला तब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी जब तक उसकी तरफ देखने वाला प्रत्येक पुरुष उसे सम्मान और आदर की नजर से ना देखे। देश की प्रगति और समाज के निर्माण में उस महिला का भी योगदान है। इस भावना को जब तक हर पुरुष न समझे तब तक ये संभव नहीं होगा। आखिर जिम्मेदार है कौन, पुरुष, महिला या पूरा का पूरा समाज? सब कुछ कानून पर नहीं छोड़ा जा सकता, सब कुछ इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि डर खौफ हो तो शायद अपराध ना हो, लेकिन डर दिखाना भी ज़रूरी है। और इस बीच हमारे साथ माधवी सेठ जी हैं, हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, अंबिका दुबे जी भी है हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ शायना एनसी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और फैशन डिजाइनर है, वो भी जुड़ गई हैं। शायना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शायना जी, हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण की, हम महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की, पुरुष प्रधान समाज की, और हर तरीके से जिस तरह का पूरा सामाजिक ताना बाना बिखरा हुआ है और उसके बाद की घटनाएं, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सजाएं नहीं मिल रही हैं, कानून को सख्त बनाने की बात हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं। क्या कहती हैं आप, क्या सोचती हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है जहां एक प्रोफेशनल के साथ ऐसा बलात्कार होता है, वो भी दिन दहाड़े दक्षिण मुंबई में। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। उसमें से सर्वप्रथम ये है कि समाज में जो राक्षस है, जो पर्वर्ट्स है, उनको कानून का खौफ क्यों नहीं है? जो कानून का खौफ नहीं है तो इसके ऊपर 3-4 टिप्पणी करना आवश्यक है। सबसे पहले कि सरकार बहुत कमजोर है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, और दूसरे तरफ पुलिस जिसको सक्रिय रूप से देखना चाहिए कि हर एक गली नुक्कड़ कोने में वो सही ढंग से काम करे, स्वाभाविक रूप से उनकी पहुंच है ही नहीं। यानी हर गली मोहल्ले में जहां ये राक्षसों जी शायना जी बताइए। हाँ, ये पुलिस और प्रशासन के लोग गली कूचों तक पहुंच नहीं पाते। कभी संख्या बल की कमी का रोना होता है, कभी अलग अलग तरीके के कारण बताए जाते हैं। तो पूरी तरह से आखिर सरकारों पर ही दोष मढ़ देना, और सरकार के तो जिस तरह की बहरी सरकार हो गई है, गूंगी सरकार हो गई है, इससे किस तरह की अपेक्षा कर सकती हैं आप? देखिए, मुंबई शहर में आज हकीकत में 49,000 पुलिस फोर्स है, जिसमें से 27,000 सिर्फ वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं, बचते हैं 22,000। क्या 22,000 पुलिस फोर्स पूरे मुंबई शहर को सुरक्षित रख सकते हैं, जहां इतने सारे बलात्कार हुए हैं? आप सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है उसमें आपको पता चलता है कि इतने सारे बलात्कार ट्रेन्स पे, एक नर्स के साथ, एक फॉरेन नेशनल के साथ, हाल ही में 4 दिन पहले कोल्हापुर में एक 1.5 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार, मुंबई में कोई पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है तो वर्ली में एक 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार, माटुंगा के रेलवे ट्रैक्स पे बलात्कार। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स जो है कहता है कि 45% इंक्रीज रहा है सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड क्राइम सिर्फ मुंबई में। आप देखेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन द्वारा पता चलता है कि हर दिन एक बलात्कार है। अभी आप मुझे बताइए कि जो पुलिस फोर्स वीआईपी सिक्योरिटी कर रहा है और जो हर एक गली नुक्कड़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, वहां आप कैसे समझ सकते हैं कि परिस्थिति बदलेगी? जी, यानी दो चीजें हैं। एक तरफ अपराध होने से रोका जा सकता था। जी शायना जी, एक तरफ अपराध होने से रोका जा सकता है अगर पुलिस और प्रशासन को चुस्त किया जाए। दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई घटना घट जाती है तो इस तरह के कानून और कानून को इतनी सख्ती से अपने को अमल में लाना होगा कि इस तरह के अपराध हो ही नहीं। शायना जी, हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माधवी सेठ जी।
हम उनसे भी बात कर रहे हैं। माधवी जी, आप बताएं, शायना जी कह रही है कि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आपने सुना उनकी बातों को, प्रतिदिन आंकड़ों के हिसाब से बताया जाए 16 साल की, 17 साल की, 12 साल की परिवार के लोग कर रहे हैं, अपराध करते जा रहे हैं, उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है, उनके परिजनों द्वारा ही यौन उत्पीड़न और यौन शोषण हो रहा है बच्चियों का, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों, 5 से 7 साल और 12 साल की बच्चियों के साथ। ये किस मानसिकता, कौन लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता इस तरह की हो गई है, लाख उन्हें शिक्षा दे दी जाए, लाख उन पर सख्ती कर दी जाए, इस तरह के अपराध करते रहेंगे? इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? उनकी किस तरह का, इनका जिसे फिल्मी तरीके से कहा जाता था, किसी एक फिल्म का था कि क्या केमिकल लोचा है कि इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, जैसे मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहे हैं तो नेचुरली आप देखेंगे कि बहुत सारे युवक हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने अपने लेवल पे, जिन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो नेचुरली आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल की वजह से मनोरोगियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। जैसे पहले हम हमारी प्रैक्टिसेस में हम लोगों को कुछ 5% या 10% मनोरोगियाँ मिल जाते थे, तो उसके हिसाब से एक नेचुरल कॉमन रेशियो ही बढ़ गया है, जहाँ पे 10 to 20%, इट हैज़ बिकम 20% 25%, जहाँ पे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने जो स्ट्रेस पैदा किया है उसकी वजह से काफ़ी हमारी जो मानसिकता ये है वही नेचुरल नहीं रही, काफ़ी अननेचुरल सी हो गई है, और ये अननेचुरल डिजायर्स आर कमिंग लाइक दिस। जी, इस तरह की घटनाओं के पीछे इनका मनोरोग होता ही है। पूजा जी, शायना जी ने बड़ी खूबसूरती से आंकड़ों के जरिए भी पेश किया कि और सरकार की कमियों से तो इनकार किया नहीं जा सकता। सर, जब वीआईपीज के पीछे इस तरह से सिक्योरिटी के लिए पुलिस दल को लगा दिया जाएगा तो आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस आएगी कहां से? और उसकी संख्या कम होने के कारण इस तरह की घटनाएं होती है, डर भी होता है। एक चीज आपके जो सबसे बोल्ड फील्ड मानी जाती है वो आप लोगों की है, फिल्म की, टीवी की। शायना जी इस बात से इत्तेफाक करेंगी क्योंकि फैशन डिजाइनिंग से वो भी जुड़ी हुई है। आपकी फील्ड में इस तरह की जो घटनाएं घटती है, आप लोगों के साथ, आप लोगों की जो फैकल्टी है जिसमें महिलाएं हैं, उनके साथ में भी इस तरह के जुल्म सितम होते हैं, तो कहीं बलात्कार के नाम पर हो जाता है और कहीं पर उसे दबा दिया जाता है, खबरें बन नहीं पाती और खामोशी अख्तियार कर लेती हैं लड़कियां। ये इसे किस तरीके से आप देखती हैं? जी, जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ बलात्कार बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके विजन, आपकी मेहनत, आपके कॉन्टैक्ट से लोग करोड़ों करोड़ बना रहे हैं और आप पे चवन्नी फेंक के ये कह रहे हैं कि तुम एहसानमंद रहो हमारे, तो ये भी एक तरह का बलात्कार ही है। ये बलात्कार हुआ आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इंटेलेक्ट का, तो हमारी इंडस्ट्री में ये सब बहुत चलता है एंड इट्स एन ऑनेस्ट फैक्ट, तो अपने आप को बचा के रखना और अपनी आवाज को सही समय पे सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दबा के रखने की भी कोशिश की जाती है, आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने का, आपको गैग कर दिया जाता है, आपके मुंह पे टेप लगा के आपको कह दिया जाता है कि आप चुपचाप बैठो, प्रेशर में क्रम्बल हो जाओ। पर इस समय आपको अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालना पड़ता है और कहना पड़ता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है और इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि ये मेरी इंसानियत और अपने आप से कमिटमेंट है दैट आई डिजर्व जस्टिस, I work hard and I'm not going to let people get away with murder. जी, कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद भी इस मामले में विरोध दर्शाना होगा। अंबिका जी, आप बड़ी देर से खामोश हैं, आप बताएं। चूंकि देखिए, आपने शायना जी को सुना। शायना जी एक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी काम कर रही हैं। आप खुद एक महिला हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक दलों में के महिलाओं को अपनी सरकार में शामिल नेताओं से क्या इस तरह से अब सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए कि आप या तो महिलाओं के की सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, महिलाओं को लेकर जितने भी मामले हो रहे हैं उस पर सख्त हो जाइए, या फिर आने वाले दिनों में आप मजबूर रहिए, जो जनता करेगी वो आप भोगिए? क्या आप लोगों को अब सख्त नहीं होना पड़ेगा अपने ही नेताओं को लेकर
या नहीं, पूरी हमें सामाजिक कुरीतियों को लेकर? हमें यहाँ जरूरत है जागरूकता की। केवल हमें यहाँ पर महिलाओं को जागरूक करना है। महिलाएं हमारी जागरूक नहीं है। हम आगे आ गए हैं तो हम जागरूक हैं, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो जागरूक नहीं है। तो उसमें हमारा योगदान ये है कि हमें उनको जागरूक करना है। कानून बने हैं, लॉ बने, जैसे अभी पुलिस की बात हो रही थी, एक पुलिस की सुरक्षा हम कड़ी से कड़ी कर दे, लेकिन आए दिन हम केसेस सुनते हैं कि शौचालय, जो पब्लिक शौचालय है उसमें रेप हुआ। पुलिस शौचालय में तो नहीं खड़ी हो सकती है ना। तो हम यहाँ पूरा आरोप पुलिस, कानून सब पर नहीं लगा सकते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें महिलाओं को बहुत मोटिवेट करना है, हमें उनको जागरूक करना है। करने की बात है। शायना जी, ये पुरुष मानसिकता जो पुरुष प्रधान समाज स्वयं घोषित है, इसकी मानसिकता को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इस पर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ में माधवी सेठ जी से बेहतर तरीके से बता सकती हैं। आप बताएं कि इसे कैसे बदला जाए। और सरकार की, ठीक है, सरकार का मामला है, सरकार पर तो टीका टिप्पणियां लगातार हो रही है, पर पूरे परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से सामाजिक जागरण की बात होनी चाहिए, उस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए? सबसे पहले तो निषेध करने की आवश्यकता है, क्योंकि कल ही मैंने सुना जब एक नेता समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल कह रहे थे कि महिला को अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, उनको सही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। ये स्टीरियोटिपिकल जो डेरिगेटरी कमेंट्स होते हैं, जहां ये आरोप लगता है कि महिला ने कुछ गलत किया, गलत जगह पे गई थी, गलत जगह से लोगों से बात कर रही थी, उनकी क्या ताल्लुकात थे, या फिर वो कब क्या कपड़े पहने थे। ये बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स हैं। जी, बेमानी जहां है। तक सवाल है, क्या पुलिस, देखिए, क्या पुलिस को अपना काम करना चाहिए स्वाभाविक रूप से। आप मानते हैं कि समाज में हम सब भागीदार हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कीनन रूबिन केस को याद कीजिए, जहां 2 लड़के ने ये गुंडे के साथ जो एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे, वहां उनकी जिंदगी उन्होंने न्यौछावर किया, त्याग हुआ। और तब भी पुलिस को जब उन्होंने फोन किया, 15 मिनट तक बीट कांस्टेबल ने भी फोन नहीं उठाया। तो क्या आप लॉजिक दे सकते हैं, जब समाज में भी सक्रिय रूप से लोग आगे आते हैं जिसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो भी वो आते हैं और वहां पुलिस ही मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ पुलिस के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ, मानसिकता के ऊपर बहुत ही आधार है। शुरुआत होती है परिवार में, एजुकेशन द्वारा, फैमिली में, लेकिन जहां सरकार कमजोर है और प्रशासन, शासन का कोई खौफ नहीं, वहां आप देखेंगे कि ऐसा जो गुंडागर्दी हो या फिर महिलाओं के प्रति शोषण, बलात्कार ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाती है। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स को आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मुंबई शहर में इतने सारे केसेस हैं जो अननोटिस जाते हैं, जहां कन्विक्शन रेट इतना कम है कि इतने सारे लोग को सजा तक नहीं मिलती है, और वो सजा नहीं मिलती है, हौसला बढ़ता है होने के बावजूद 1 साल के बाद तब भी कोई शुरुआत तक नहीं होती है। यानी अपराधियों पर अंकुश लगाने में तो कहीं ना कहीं कमजोरी होती ही है, और जब अपराध सामने आ जाए, अपराधी पकड़े जाएं, उन्हें सजा दिलाने में भी कहीं ना कहीं कोताही हो जा रही है। शायद ये कारण भी है कि जो दूसरे अपराधी, जो उसके पीछे की पीढ़ी बनती है, वो अपराधी बनते चली जाती है। ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ये लोग गलत हैं और दे आर रॉन्ग, और वो उसमें अड़े हुए हैं कि हाँ हम गलत हैं, पर हमारे को इतना कॉन्फिडेंस है, हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, तो हम अपनी गलती पे अड़े रहेंगे। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम, ओवर कॉन्फिडेंस इन द क्रिमिनल्स। ये जो भीतर से जिद की भावना हो गई है कि हम तो यही करेंगे, आपसे जो पन पड़े कीजिए। माधवी जी, इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या हो, किस तरह से ये शिक्षा दी जाए, किस तरह से लोगों में आम किया जाए? वो जो लोग शराबी हैं, जो लोग नशे के में धुत हैं, वो गलतियां कर रहे हैं, जो लोग होश में हैं वो होश वाली गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां पे गलतियां होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम हो गए, मीडिया के लोग हो गए, विपक्षी दल हो गए, सरकार पर आरोप लगाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सरकार अपनी तरफ से कोई बयानबाजियां करेगी, लेकिन ये चक्र चलता जाएगा और इस मामले में महिलाओं पर लगातार अत्याचार होते जाएगा। महिलाओं के और पुरुषों की जनसंख्या को लेकर भी काफ़ी जो भेद हो गया है, जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, क्या ये सब भी इसके कारण नहीं हो सकते कि जो इम्बैलेंस हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि समाज को अपना नज़रिया ही बदलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पे जो लड़की
रेप होके घर पे जाएगी तो उसे बुरा माना जाएगा और लड़कों को नहीं बुरा माना जाएगा, या उसे बोला जाता है कि चुप रह जा, बात मत कर, पुलिस में मत जा, बाहर जाएगी तो तेरी इज्जत चली जाएगी। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि जो हमारी मुंबई की पीड़िता है उन्होंने तो ये जो स्टेटमेंट किया है कि बलात्कार आखिरी नहीं है, वो आखिर में मुझे इससे भी आगे जाना है, मेरी ज़िंदगी जीनी है। तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल हु सेज दैट कि आई हैव टू लिव, रेप इज़ नॉट लास्ट which is going to happen in my life। तो ये बात हर लड़की को जान लेना चाहिए कि अगर ये कुछ होता है तो उसमें लड़के काफी जिम्मेदार है, लड़कियों की जिम्मेदारी कम से कम आज भी मानसिकता इसी तरह तो ये की है कि जिस मानसिकता लड़की उन्हें नहीं ब्लेम किया जाए, लड़कियों को नहीं ब्लेम किया जाए। एक तरह की मानसिकता बन गई है, जिस पर अत्याचार हुआ कटघरे में भी वही होती है, जुल्म भी वो सहे, और उसके बाद में वो पुरुष प्रधान समाज, हमारा समाज भी उसी को उंगली उठाता है। तो ऐसी दशा में हो क्या, किस तरह से शुरुआत से इस तरह की शिक्षा दी जाए। एक तरफ तकनीक है, तकनीकी रूप से हम इतना आगे चले गए हैं, सब कुछ हमारे घरों में मौजूद है। किसी दौर में किसी को टाइपराइटर चलाना नहीं आता, घर घर में बच्चों को लैपटॉप है, सबके पास इजी एक्सेस है इंटरनेट का। तकनीकी रूप से हम यहाँ चले गए, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम विकलांग हैं। इन्हें कैसे जगाया जाए, इन्हें कैसे इस विकलांगता को दूर किया जाए कि अपने पैरों पर चल सके ये समाज। मुझे लगता है कि जो स्कूल्स कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो सेक्स एजुकेशन के बारे में हमेशा चर्चाएं होती है और कोई परिणाम नहीं आता है, वो बहुत गलत हो रहा है। और हर लड़का और हर लड़की दोनों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए और उसे ये समझाया जाए कि ये जो करना है उसमें आपसी समझौती, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही सेक्स रिलेशंस बन सकते हैं। वो बार बार समझाना चाहिए, तो ही हम एक नेचुरल लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे इंटरनल फियर काम करेगी, एक्सटर्नल नहीं। पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के लेके जाएगी, ये सब तो डेफिनेटली काम करता ही है, मगर एक इंटरनल डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं जो हमें हमारे बच्चों में डालनी है कि बच्चे ये जो कर रहे हैं वो गलत है और ये सही है, और उसके लिए उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। शाइना जी, एक प्रस्ताव जिस तरह से आया है माधवी जी की तरफ से कि हमें शुरुआत से शिक्षा देनी चाहिए, सिर्फ हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। सिंपोजियम हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, लोगों के भाषण हो रहे हैं, लोग इस पर बहुत कुछ अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ ठोस होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब महिलाओं और पुरुषों का भेद जारी है और ये लगातार जारी है। लाख हम बातें कर ले कि पुरुष ये महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली, उनके साथ में आ गई, कंधे से कंधा मिला ली, लेकिन इस तरह की घटनाएं इस पूरे भ्रम को तोड़ देती हैं। क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, मानसिकता को लेके दो ही चीज सामने आते हैं। सबसे पहले परिवार में जो आपको सिखाया जाता है, एक तरफ कहते हैं कि महिला जो है वो दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, और दूसरे तरफ जब आप जागीर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि विरासत सिर्फ पुरुष को देना है। जब तक महिला पुरुष में बराबरी ना हो परिवार में शुरुआत से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप यही दिखाते रहेंगे कि पुरुष प्रधान देश में पुरुष जो है वो महिला को एक प्रॉपर्टी जैसे या एक आइटम जैसे, या फिर फिल्म्स में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है महिलाओं को लेके, ये मानसिकता रहेगी। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, हम सब मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखने जाओ तो एक आंदोलन जो हुआ था दिल्ली के निर्भया केस के बाद, उसके बावजूद जो आप देखते हैं कि बलात्कार में इतने सारे केसेस हैं, तो एक ही चीज सामने आता है कि जैसे सऊदी में हो या गल्फ कंट्रीज में हो या चाइना में हो, सजा इतना कठोर है और इतना गंभीर है परिस्थिति, जो आप कुछ गलत करें तो आपको वो एक डिटरेंट जैसे बनता ही है। तो मैं मानती हूँ कि मानसिकता के ऊपर फोकस करना है परिवार में शिक्षा द्वारा, लेकिन जो कानून है और कानून को आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करें, आप देखते हैं कि इतने सारे पुलिस केसेस में प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर है, विटनेसेस इतने कमजोर हैं, और फिर वही केस चलते रहता है 5 साल 10 साल, 10 साल बाद जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये पूरा जो विशियस सर्कल है, एक है समाज,
दूसरे तरफ है पुलिस और विटनेस, तीसरे तरफ है जुडिशरी, लेकिन सर्वप्रथम मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि जहां सरकार कमजोर है वहां आप ऐसे हादसे देखते रहेंगे। जहां आप देखते हैं कि सरकार बहुत ही कठोर है और सक्रिय रूप से काम करने वाली है, वहां पुलिस प्रशासन भी काम करती है। जी 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 शाइना जी, सख्ती बहुत जरूरी है। एक तरफ अंबिका जी है, पूजा जी है, माधवी जी है, शाइना जी, अलग अलग तरीके से अलग अलग ख्यालात, लेकिन बात एक ही, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं कानून को सख्त बनाने की। सबकी नाराजगी यही कि कानून बने तो है लेकिन कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डर होना चाहिए। इंटरनल डिसिप्लिन की बात हुई, महिलाओं को पहले से ही जागरूक करने की बात हुई, और पुरुषों को भी ये सोचना होगा कि उन्होंने जन्म लिया है अपनी माँ के पेट से जो एक महिला है। जिस दिन ये चीज़ें लोगों के जहन में आ गई, शायद इस मामले में कुछ कंट्रोल किया जा सके। शाइना जी आपका, और माधवी जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, और अंबिका जी आपका भी। आप लोग आए, आपने अपने अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजा और अपनी बातें रखी। महिलाओं को लेकर एक चिंता का माहौल है, और इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, इसलिए कि उन्हें भी उनका बराबरी का हक मिलना चाहिए। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी सैयद सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को और मेरे अतिथियों के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सैयद